तो हेलो और नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छा होगे और अच्छा ही कर रहे होगे अपने जीवन में। आज का हमारा टॉपिक देखो थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है। हिस्टोपैथोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, और हिस्टोपैथोलॉजी में बेसिकली क्या है, बहुत सारे टॉपिक है जिसमें मुझे एक टॉपिक ज़रूरी लगा आपको बताने का। और ये जो टॉपिक हम इधर जो पढ़ने वाले हैं वो आपको बुक्स में बहुत कम मिलेंगे। ये जो भी टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेगा आपको। समझ में आ गया? तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिए अगर जो उन्हें ज़रूरत है इस तरह के टॉपिक्स की तो। ठीक है। अब देखो बात करते हैं टिश्यू रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट की। ठीक है। आज हम बात करेंगे ऐसे टिश्यू की जिनमें स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। क्या क्या टिश्यू है वो? आई बॉल। ठीक है, आई बॉल है, बोन मैरो है और मसल बायोप्सी। तो इसमें हम आज बेसिकली आई बॉल की बात करेंगे, फिर बोन मैरो की बात करेंगे, फिर मसल बायोप्सी की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आज का जो ये हमारा लेक्चर होगा वो आई बॉल के ऊपर होगा। समझ में आ गया? मतलब ऐसा टिश्यू जिनमें स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। जैसे देखो नॉर्मल माइक्रोबायोलॉजी, नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजी लैब में होता क्या है, सैंपल आता है। ठीक है, सैंपल का बायोप्सी हो गया। ठीक है, बायोप्सी होने के बाद से क्या होता है, उसका सबसे पहले वर्क फ्लो समझो तुम। सबसे पहले क्या होता है, सैंपल कलेक्शन। ठीक है, सैंपल को फिर करते हैं फिक्स। ठीक है, फिक्सेशन। फिक्सेशन के बाद क्या होता है, फिक्सेशन के बाद ये आपका, फिक्सेशन के बाद आप आ जाते हो ग्रॉसिंग में। ग्रॉसिंग। ठीक है, माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी या सेक्शनिंग। ठीक है, देन स्लाइड प्रिपरेशन में स्टेनिंग वगैरह आ जाएगा, और देन ऑब्जर्वेशन। ये बेसिक काम है हमारे माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। ठीक है, ये बेसिक काम वर्क फ्लो है। अब इसमें आप डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, वैक्स एम्बेडिंग एट्सेट्रा इस सब पे डिस्कस नहीं किया मैंने, अदरवाइज लंबा होगा। वो भी इसमें जोड़ लीजिए आप। ठीक है, माउंटिंग भी जोड़ लीजिए आप, वो भी होता है। लेकिन बेसिक काम क्या है, सैंपल आता है, फिक्स होता है, ग्रॉसिंग होती है, माइक्रोटोमी होती है, स्लाइड प्रिपरेशन होता है और ऑब्जर्वेशन होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे टिश्यू हैं जिनमें ज़रूरत होता है कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट। यानी कि जब टिश्यू आ रहा है जांच के लिए, बायोप्सी आ रही है आपके पास, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल ट्रीट की ज़रूरत होती है। ये जो अभी मैंने वर्क फ्लो बताया, हो सकता है इससे कुछ अलग करना पड़े, या नॉर्मली जो करते हो आप उससे कुछ अलग चीज़ें करने पड़े, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले आज बात करेंगे आई बॉल। आई बॉल मतलब आँख की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले ये टॉपिक के बारे में समझो। बेसिकली देखो बच्चों, होता क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी लैब में, इन हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है, इन हिस्टोपैथोलॉजी, अब हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यूज है ना, स्टडी ऑफ बायोप्सीज। ठीक है, तो हिस्टोपैथोलॉजी में कुछ टिश्यू ऐसे हैं जिनमें क्या होती है, स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उनमें यूनिक कंपोजिशन होता है, जिससे सेंसिटिविटी इनमें होता है डिग्रेडेशन का, यानी कि डिग्रेड हो जाएंगे जल्दी से, ऑटोलिसिस और प्यूरिफिकेशन हो जाएगी अगर जो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया गया उनका। तो कुछ टिश्यू कौन कौन से, जैसे आई बॉल है, मसल बायोप्सी है एंड बोन मैरो है, इन्हीं स्पेशल टिश्यू की बात कर रहे हैं। इस टिश्यू में क्या क्या है वो भी देखो नीचे यहाँ पे डिस्कस कर दिया है मैंने। ठीक है, दिस टिश्यू इंक्लूड आई बॉल है, बोन मैरो है, और कैल्सिफाइड बोन्स है। ठीक है, और मसल है, और मसल। ठीक है, अब देखो सारे टिश्यू जो हैं उनमें क्या है, यूनिक चैलेंजेज होते हैं। किसमें? फिक्सेशन में, डिकैल्सिफिकेशन में, ठीक है, सेक्शनिंग में, स्टेनिंग में, और इनमें ज़रूरत होती है कुछ स्पेसिफिक मेथड का, ताकि क्या हो सके, उनका जो स्ट्रक्चर है टिश्यू का वो बेटरली क्या हो सके, जब भी आप डायग्नोसिस के लिए जा रहे हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक व्यू में बहुत ही अच्छे से अपीयर हो सके। ठीक है, या फिर मालिकुलर के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छे से दिखे, आपको जो भी आप डिटेक्ट कर रहे हो वो पता चले। इसलिए इन टिश्यू को स्पेशली प्रिजर्व कर पाना भी काफ़ी टफ है। ठीक है, अब इन्हीं डिटेल की बात करें आगे, ये डिटेल एनालिसिस होगा इस तरह के टिश्यूज के लिए और उनका क्या स्पेशल टेक्निक है। सबसे पहले देखो आई बॉल की बात कर रहे हैं हम लोग। आई बॉल मतलब कि ऑकुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई बॉल का मतलब हम बात कर रहे हैं ऑकुलर टिश्यू की। ठीक है, ऑकुलर टिश्यू में
इन हिस्टोपैथोलॉजी। आई बॉल का बायोप्सी कब आता है अपने यहाँ? अपने आप को आई बॉल की बायोप्सी तब मिलेगी जब क्या हो कि हमारा कोई भी आई बॉल से रिलेटेड इश्यू हो, आई में कैंसर हो, आई में स्टोन हो, तब आपको ज़रूरत पड़ती है बच्चे आई बॉल के बायोप्सी की। ठीक है, अब देखो आई जो है, जो आई है वो क्या है, आई की एनाटॉमी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल है और डेलिकेट है। ठीक है, और क्या है इसमें जो लेयर जो टिश्यू हैं सच एज कॉर्निया, ठीक है, लेंस, ठीक है, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सब स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करते हैं और इनका एक साथ क्या होना, कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है विजन के लिए, हमको देखने के लिए। हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों को मैंडेटरी है बच्चे, देखो हमने अभी डिस्कस किया ना, कॉर्निया का ज़रूरत है, लेंस का ज़रूरत है, ठीक है, रेटिना का भी काम करना सही मात्रा में ज़रूरत है, ऑप्टिक नर्व्स का काम करना ज़रूरी है। तो इन सारे फंक्शंस को प्रिजर्व कर पाना भी टफ है। समझ में आ गया? नाउ देखोगे, चलो आई का पहले हम तुमको ये स्ट्रक्चर समझा देते हैं, नहीं तो कहोगे सर ने बताया नहीं। कुछ इस तरह से हमारा आई बॉल दिखता है। हमारा आई बॉल कैसे दिखता है? कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ, दिस इज द फिगर ऑफ आई बॉल, दिस इज द फिगर ऑफ आई बॉल या ऑकुलर टिश्यू, ऑकुलर टिश्यू, ठीक है, होल ग्लोब है हमारा ऑकुलर टिश्यू का। इनमें आप ये देख रहे हो, ये जो पोजीशन है तो हम बोलते हैं प्यूपिल। ये क्या है? प्यूपिल है, ठीक है। और ये चीज़, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं लेंस। समझ में आ गया आपको? ये पोर्शन को क्या बोलते हैं? लेंस। ये लेंस है, ठीक है। दिस वन इज द कॉर्निया, है ना। अपर लेयर जो है ये क्या है? कॉर्निया है, ठीक है। ये है हमारा आइरिस, ठीक है। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल एंड लेंस, ठीक है। सबसे ऊपर कॉर्निया होता है, उसके नीचे आइरिस, देन प्यूपिल, ठीक है, और प्यूपिल के नीचे लेंस, ठीक है। लेंस ही बेटरली क्या है हमारा, जो भी हमारे पास लाइट पहुंचता है इसी लेंस के थ्रू लाइट का उपयोग करके हम चीज़ों को देख पाते। अब सीधे आ जाओ पीछे। पीछे आने के बाद से ये आपको मिल गया रेटिना है, ये दीज आर द ब्लड वेसल्स। ये जो वेसल्स देख रहे हो ये सब क्या है? ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ब्लड को सप्लाई यहाँ से मिलती है। ये हमारा फोबिया है, ठीक है। ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है फोबिया है आपका, और इसको हम मैकुला बोलते हैं। होल जो ग्लोब है, ये जो होल ब्लैकिश नेचर का चीज़ दिख रहा है उसको मैक्यूला भी बोलते हैं। समझ में आ गया? दिस वन इज द एनाटॉमी ऑफ आई। ये आई का एनाटॉमी है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब देखो, जो हमारा अभी हमने बात की कि जो हमारा आई है, इसको प्रिजर्व कर पाना काफ़ी क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डेलिकेट है। समझ में आ गया बच्चों? इसका स्ट्रक्चर क्या है? डेलिकेट है, ठीक है, दैट्स वाई। और क्या है, और भी बातें करेंगे। अब क्यों करते हैं बेसिकली हिस्टोपैथोलॉजी में आई बाल का बायोप्सी क्यों करते हैं? ठीक है, सबसे पहले आप जानोगे हिस्टोपैथोलॉजी में स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना जरूरी है आई बाल का। क्यों? ऑकुलर डिजीजेज को, है ना, आई के डिजीज को या फिर ऑकुलर डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। जैसे वो ऑकुलर डिजीजेज क्या है? रेटिनोब्लास्टोमा है, ठीक है, अबियल मिलेनोमा है एंड ग्लाइकोमा है। अब रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है? रेटिनोब्लास्टोमा का मतलब हो गया हमारा रेटिना के साइज का बढ़ जाना, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे क्या हुआ है? रेटिना का साइज बढ़ गया है, ये आप देख रहे हो बीट में व्हाइटिश हो गया है, ठीक है। तो रेटिना ब्लास्ट नुमा हो गया है, तो इसको बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। अबियल मिलेनोमा क्या होता है? ठीक, अबियल मिलेनोमा क्या है? मिलेनोमा में अबिया में मिलेनोमा हो जाना, मतलब अबिया में कैंसर हो जाना। रेटिनोब्लास्टोमा मतलब रेटिना में ब्लास्ट, यानी बड़ा सेल्स का रेटिना का ब्लास्ट हो जाना, मतलब बड़ा हो जाना, तो मतलब रेटिना का कैंसर। अबियल मिलेनोमा मतलब अबिया का मिलेनोमा, मतलब अबिया का कैंसर। अब अबिया क्या होता है? देखो, आइरिस, इस पोर्शन को आइरिस बोलते हैं हम लोग। ये हो गया सिलियरी बॉडी और ये हो गया कोराइड। तो इन सब को इकट्ठा हम लोग बोलते हैं अबियल, ठीक है, इसको बोलते हैं अबिया।
तो इन सब में अगर जो कहीं ऐसा आपको कैल्सीफाइड चीज़ें या स्कारिंग जैसी चीज़ें दिखती है, धब्बा दिखता है ब्राउन कलर का, तो इसको बोलते हैं बच्चों अबियल मिलेनोमा। ये देख रहे हो पोर्शन आप, यहाँ पे देखोगे एक क्या हो गया है, ब्राउन कलर का स्पॉट दिख रहा है आपको, तो इसको बोलेंगे अबियल मिलेनोमा। समझ में आ गया आपको? ठीक है। और ग्लाइकोमा क्या है, बेसिकली ये मोतियाबिंद की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब देखो, तो 3 डिजीजेज के लिए बेसिकली करते हैं, क्या क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा है बच्चे, अबियल मेलानोमा है एंड ग्लाइकोमा है। अब देखो फिक्सेशन के चैलेंज की बात कर रहे हैं। फिक्सेशन ऑकुलर टिश्यू जब को फिक्स करोगे तो क्या है, इनमें क्या चैलेंज है, बेसिकली देखोगे जब हम रूटीन बायोप्सी को का एग्जामिनेशन करते थे तो न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन से फिक्सेटिव यूज करते थे। जो फिक्सेटिव होता था वो क्या होता था, न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन यूज करते थे हम। ठीक है। ओके, बिठा देते हैं फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो चैलेंजेज क्या क्या है, ठीक है, चैलेंजेज क्या क्या है इनमें हम पढ़ेंगे। जो आई है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, काफ़ी यूनिक है ना। ये काफ़ी क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना हमारा आई ना, इसमें बहुत सारा लिक्विड पोर्शन पाया जाता है। और यह ससेप्टिबल होता है, मतलब कि चांस हाई होता है कि रैपिड ऑटोलिसिस हो जाए। रैपिड ऑटोलिसिस का मतलब जल्दी से ऑटोलिसिस हो जाए, मतलब सेल खुद ही क्या होने लगे, सड़ने लगे। ठीक है। तो माइक्रोब्स की वजह से सेल खुद ही क्या उसके खराब होने लगे, टूटने लगे। तो पर्टिकुलरली जो है ये कहाँ पे होता है, पर्टिकुलरली जो ऑटोलिसिस देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है हमारा रेटिना में। ठीक है, रेटिना में। क्यों ऐसा है कि जो आई है उसमें पाया जाता है विट्रस ह्यूमर पाया जाता है। विट्रस ह्यूमर क्या है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो आई में पाया जाता है। समझ में आ गया? विट्रस ह्यूमर क्या है, जो ये आपका आई दिख रहा है, ठीक है, ये आपका होल ग्लोब आई दिख रहा है, इनमें पाया जाता है विट्रस विटेरस ह्यूमर। तो ये क्या होता है, जेली होता है, जेली होता है। ये जेली होने की वजह से ये आप कोई भी फिक्सेशन आप इसको आपने डाल दिया न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन में, तो ये न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन है, ये इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिट्रस ह्यूमर की एक मोटी लेयर जेल जैसी होने की वजह से इसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स इतना ज़्यादा है कि यह क्या करता है, न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको अंदर ही नहीं जाने देगा। जब टिश्यू के अंदर न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी सेल्स हैं उनका फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, रेटिना का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, अबिया का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, सिलेरी बॉडी का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, वो खराब हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो हमारा जो विट्रस ह्यूमर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करता है, यह इम्पीड कर देता है, मतलब रोक देता है फिक्सेटिव्स के पेनिट्रेशन को, मतलब फिक्सेशन को रोक देता है कंप्लीटली। ठीक है। इसके लिए कुछ स्पेशल फिक्सेटिव यूज करना पड़ता है हमको। उस स्पेशल फिक्सेटिव का नाम है डेविडसन्स फिक्सेटिव। क्या नाम है? ठीक है, क्या नाम है बच्चे? डेविडसन्स फिक्सेटिव। डेविडसन्स फिक्सेटिव यूज करते हैं हम लोग, गोल्ड स्टैंडर्ड फिक्सेटिव है हमारा आई बॉल के लिए। ठीक है। यह जो मिक्सचर है, ठीक है, यह जो मिक्सचर है बेसिकली, ठीक है, यह जो मिक्सचर है वो क्या करता है, बेसिकली क्या कंटेन करता है, फॉर्मेलिन। जो डेविडसन फिक्सेटिव, इसमें फॉर्मेलिन होता है, एल्कोहल होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है। यह क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, टिश्यू को श्रिंक नहीं होने देता है, श्रिंकेज और डिस्टॉर्शन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है। और इसको सूटेबल बनाता है ऑकुलर टिश्यू के लिए। क्या क्या चीज़, फॉर्मेलिन, एल्कोहल और ग्लेशियल एसिटिक, जो कि डेविडसन फिक्सेटिव में पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा सोल्यूशन है मॉडिफाइड बाउंस फिक्सेटिव। क्या है, मॉडिफाइड बाउंस फिक्स सोल्यूशन। अब यह क्या है, यह लेस कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें होता है पिक्रिक एसिड। ठीक है। पिक्रिक एसिड जो है यह क्या करता है, यह हमारा
डेलिकेट पोर्शन जो है, स्मूथ पोर्शन है ओकुलर टिश्यू का, उसको फिक्स करने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, लेस कॉमन है लेकिन डेविडसन फिक्सेटिव गोल्ड स्टैंडर्ड है। दोनों कर सकते हैं, डेविडसन फिक्सेटिव प्राइमरी ऑप्शन एंड सेकेंडरी ऑप्शन इज द मॉडिफाइड बाउंड सोल्यूशन जिसमें पिक्रिक एसिड होता है। टेक्निक, फिक्सेशन का टेक्निक क्या है कि जो होल ग्लोब है, मतलब पूरा आई का जो पार्ट है, उसको हम लोग क्या करते हैं फिक्सेटिव में टोटली क्या करते हैं, हम उसमें फिक्स कर देते हैं। मतलब कि जो भी हमारा होल ग्लोब है उसको आप छोड़ देते हो फिक्सेशन के लिए। एक इससे क्या होता है, कोलैप्स और डिस्टॉर्शन होना, इंटरनल स्ट्रक्चर का जो कोलैप्स हो सकता है या डिस्टॉर्ट यानी कि खराब हो सकता है, वो बच जाता है। और क्या कर सकते हो आप लोगे निडल, ठीक है, निडल लोगे और उसमें स्मॉल इंसीजन करोगे स्केलरा लेवल पे, जिससे क्या हो जाता है फिक्सेटिव का पेनिट्रेशन और भी इम्प्रूव हो जाएगा और आई का स्ट्रक्चर या फिर आई का आर्किटेक्चर बहुत ही क्लियर मेंटेन रहेगा। ठीक है, बेसिकली ये हमारा होल ग्लोब है, इसमें ये होता है स्केलरा। अब स्केलरा के पास हमने लिया निडल और निडल से यहाँ पे क्या किया बच्चे, हमने लिया निडल, ठीक है, हमने लिया निडल और निडल से क्या किया, निडल से यहाँ पे कर दिया होल या इंसीजन कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस निडल के रास्ते ही हमारा, इस निडल के रास्ते ही क्या होगा, फिक्सेटिव हमारे आई के विदिन जाएगा और इसको फिक्स कर देगा। समझ में आ गया? तो एक बार और चलो इसको समझा दूं मैं। आई बॉल का हिस्टोपैथोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 3 डिजीजेस के लिए करते हैं, अबियल मिलेनोमा, रेटिनोब्लास्टोमा और ग्लाइकोमा के लिए। ठीक है, चैलेंज क्या है, आई में पाया जाता है विट्रस ह्यूमर जो जेली स्ट्रक्चर है आई में। ठीक है, ये हमारे फिक्सेटिव के को स्टॉप कर देता है, फिक्सेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। इसके लिए हम लोग स्पेशल फिक्सेटिव डेविडसन फिक्सेटिव यूज करते हैं और मॉडिफाइड बाउंड सोल्यूशन यूज करते हैं, ना कि न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन यूज करेंगे। लेकिन फिक्सेटिव जब भी आप करोगे तो याद रखोगे कि क्या करना है, फिक्सेशन का टेक्निक क्या है, स्केलरा लेवल पे इंसीजन कर देना है, यानी छोटा सा आपको होल बना देना है, पेनिट्रेशन कर देना है नीडल यूज कर। ठीक है, अब बात करते हैं ओके डीकैल्सिफिकेशन की। डीकैल्सिफिकेशन क्या है, हार्ड मटेरियल को क्या करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, ताकि इजीली माइक्रोटोमी हो सके, उसके लिए हम लोग प्रोसेस एक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। कैल्शियम को क्या करना, निकालना, या कैल्शियम को क्या करना, बाइंड कर देना। ठीक है, व्यस्त कर देना कैल्शियम को, उसको बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। कब करेंगे ये, जब हमको अबियल मिलेनोमा जैसे कंडीशन है या स्कार्स वगैरह दिख ज़्यादा हो या कैल्सिफाइड मटेरियल आपको दिख रहे हैं आई में, तब हम डीकैल्सिफिकेशन। लेकिन याद रखें, जब भी आप डीकैल्सिफिकेशन कर रहे हैं, जब भी आप डीकैल्सिफिकेशन करेंगे तो माइल्ड डीकैल्सिफिकेशन करेंगे, यानी डीकैल्सिफायर क्या होगा, माइल्ड होगा। ठीक है, फार्मिक और नाइट्रिक एसिड वगैरह से आप फिक्सेटिव नहीं करेंगे। ठीक है, जो सॉरी डीकैल्सिफिकेशन जो यूज करेंगे या डीकैल्सिफायर जो होगा, फॉर्मिक एसिड या नाइट्रिक एसिड वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, क्या होगा, जो हमारा फिक्सेटिव होगा, ठीक है, हमारा जो फिक्सेटिव होगा वो होगा ईडीटीए। ठीक है, ईडीटीए को यूज करेंगे या इसको बोलते हैं माइल्ड डीकैल्सिफायर ईडीटीए को, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो इसे हम लोग यूज करते हैं, यह बेटर होता है ऑकुलर टिश्यू के लिए, क्योंकि यह क्या करता है, मिनिमाइज करता है, मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेलिकेट स्ट्रक्चर, यानी आई का जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है उसको मिनिमाइज कर देता है डिस्ट्रक्शन होने से। ठीक है, अब हमारा डीकैल्सिफिकेशन हुआ है कि नहीं, उसको कैसे पता करोगे, सिंस वी आर डूइंग माइल्ड डीकैल्सिफिकेशन, तो इंड पॉइंट टेस्टिंग ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ध्यान देना है, डीकैल्सिफिकेशन की हर बार आवश्यकता नहीं है। स्केलरल प्लेक्स वगैरह हैं, यानी स्केलरा में ओल्ड एज की वजह से क्या हो जाता है, जो बूढ़े लोग होते हैं वहाँ उनके स्केलरा में वाइट वाले पोर्शन में कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है या स्कारिंग होती है, ब्लैक कलर का स्कार आ जाएगा, तो उसके वजह से हमारा वो एरिया काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो उसके लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ता है डीकैल्सिफिकेशन। टेस्टिंग की बात करेंगे तो इंड पॉइंट टेस्टिंग करेंगे। क्या क्या होगा, रेडियोग्राफिक मेथड से, यानी कि एक्सरे करा के देख लोगे। ठीक है, निडलिंग भी कर सकते हो। केमिकल टेस्ट में अमोनियम ऑक्जेलेट टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो सेक्शनिंग की बात करते हैं जब भी, या फिर ग्रासिंग की बात करते हैं ऑकुलर टिश्यू की, तो इसमें जो ग्रासिंग होगा बेसिकली, इसमें हम क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड सेक्शन फॉर ऑकुलर टिश्यू। ठीक है, जो स्टैंडर्ड
सेक्शन होगा ओकुलर टिश्यू का, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो एंटीरियर से पोस्टीरियर यानी कि पीछे से आगे का पूरा सेक्शन को कवर करना है। ठीक है, मतलब कि ये पीछे का सेक्शन है और ये आगे का सेक्शन है, तो ऐसा कट करना है आपको कि ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। इस वजह से हम कौन सा सेक्शनिंग करते हैं, ट्रांसवर्स एंड सजाइटल सेक्शनिंग। ट्रांसवर्स एंड सजाइटल सेक्शनिंग क्या होगा, बेसिकली इस सेक्शनिंग को यहाँ से ऐसे कट करोगे, देखो यहाँ से कट कर रहे हो तुम, तो तुमको क्या मिल जा रहा है, देखो यहाँ से कट कर दिया, ये 2 भाग में आई हो गया, तो तुमको सबका आधा आधा भाग मिल गया। ठीक है, सबका क्या हो गया, सब पोजीशन को पढ़ पा रहे हो, सारे ऑर्गेनेल्स को पढ़ पा रहे हो इस। ठीक है, अब इम्बेडिंग क्या करेंगे, जब भी हम इम्बेड करने जाते हैं पैराफिन वैक्स में, तो क्या करोगे तुम, ठीक है, इम्बेडिंग ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम करेक्ट ओरिएंटेशन करोगे आप। जैसे कि जब भी आप इम्बेड करोगे तो देखोगे क्या क्या पोजीशन ऊपर की तरफ होना चाहिए या सेंटर में होना चाहिए। जैसे कोरॉइड हो गया, रेटिना हो गया या स्क्लेरा हो गया, वो हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में प्रॉपरली दिखने चाहिए। इस तरह से इम्बेड करोगे, मतलब कि जो हमारा, जैसे ये हमारा इम्बेडिंग एजेंट है, ठीक है, इसमें आप सेंटर में इस तरह से फिक्स करिए कि कोराइड, रेटिना एंड स्क्लेरा जो है ऊपर की तरफ हो, ताकि एक बार सेक्शनिंग करो तो इनमें ये तीनों चीज़ें देख सकें। ठीक है, जो सेक्शन का थिकनेस होता है, जो सेक्शन का थिकनेस होता है वो थोड़ा सा थीन होगा। ठीक है, थीन सेक्शनिंग होती है। ठीक है, लेकिन अदर में 3 से 5 माइक्रोन का सेक्शनिंग करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें 4 से 6 माइक्रोन का थोड़ा सा थिकर होगा। और सारे क्या कहते हैं, और सारे जो भी आपका टिश्यूज हैं उनके अपेक्षा। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी स्मॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे आई का, उसको बहुत ही अच्छे से रेटिनल लेयर में जो भी स्मॉल स्ट्रक्चर है उनको हम देख पाते हैं। जैसे ब्रूच मेम्ब्रेन हो गया या आरपीई हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है। अब स्लाइड हमारा रेडी हो गया, अब इसको स्टेनिंग के लिए तैयार करेंगे। अब स्टेनिंग के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, स्टेनिंग टेक्निक फॉर ओकुलर टिश्यू। इसमें हम क्या स्टेन यूज करते हैं, बेसिकली स्टैंडर्ड HNE स्टेन यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा स्टेन रहेगा बच्चा, स्टैंडर्ड HNE स्टेन। रूटीन टेस्ट के लिए हम करेंगे। क्या क्या करता है, सेल की मार्फोलॉजी को बताता है। ठीक है, कुछ स्पेशल स्टेन है, जैसे पीरियोडिक एसिडिक सिफ पास क्या करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर्टिकुलरली इन द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, इसी को RPE बोलते हैं, और ब्रूच मेम्ब्रेन, इनको हाईलाइट करता है। क्या क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और ब्रूच मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई करता है। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम रेटिना में कहाँ पे पाया जाता है, आप देखिए, ये हमारा डायग्राम है। ये डायग्राम में आपको ये दिख रहा है ब्रूच मेम्ब्रेन, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं, जैसे सेंट्रल इलास्टिक फाइबर बैंड, इनर कोलेजन जोन और आउटर कोलेजन जोन, इनको बोलते हैं हम, इस पोर्शन को बोलते हैं क्या, ब्रूच मेम्ब्रेन। और ये है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन्हीं दोनों को स्टेन करने का काम करता है पास। ठीक है, पास हमारा जो पीरियोडिक स्टिक सिप होगा वो ब्रूच मेम्ब्रेन और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को क्या करता है, बेसिकली इन्हें स्टेन करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेसन ट्राइकोम। मेसन ट्राइकोम बेसिकली कोलाजन को, यानी स्कारिंग है, बियर मिलेनोमा है, तो उनमें ये क्या करता है, या फिर स्केलेरल प्लेक्स है, उनमें जो फाइब्रस मटेरियल को या कैल्सिफाइड या स्कारिंग मटेरियल को ये हाईलाइट करता है। मतलब कि हार्ड मटेरियल को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, मतलब उसे स्टेन करता है। फिर आता है रेटिकुलिन स्टेन। रेटिकुलिन स्टेन बेसिकली जो है वो रेटिकुलर फाइबर को, ठीक है, रेटिकुलर फाइबर्स को बताता है, इसमें स्क्लेरा में। ठीक है, अब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में बेसिकली कुछ स्पेसिफिक मार्कर है, जैसे कि G5 क्या है हमारा, है G5 है ग्लियल फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन, बेसिकली या ग्लियल सेल के लिए करते हैं, ये रेटिनोब्लास्टोमा के लिए की मार्कर है। फिर आता है हमारा मिलेन ए करते हैं हम लोग अबियल मिलेनोमा के लिए। समझ में आ गया, जो बेसिकली सेल के पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई करने में
हेल्प करता है। तो ये था हमारा ओवरव्यू। हमारा ओवरव्यू इधर पे ख़त्म हो जाता है इसका आई बॉल का। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आई बॉल का स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर जो आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो काइंडली कमेंट करिए और ज़रूर बताइए कि आपको और क्या पढ़ना है। और एम्स गोरखपुर का तैयारी कर रहे हो तो उसके भी बहुत सारे MCQ मैंने लाए हुए हैं, उसको भी पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।